हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GSIQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। ये जो चल रहा है हमारा सीरीज आरंभ है प्रचंड, ये NCERT जो हम लोगों ने एक वीडियो को किया था मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है। ये क्लास 8 की जो ओल्ड NCERT है उसका मैं समरी नोट्स यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, वो वीडियो मैंने अपलोड किया है, पिछला वीडियो सीरीज 1 अपलोड कर दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ये सीरीज 2 करेंगे और ये जो सीरीज है इससे आप लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है ना मॉडर्न हिस्ट्री का, वो जो 8 क्लास की जो NCERT, जो भी पुरानी वाली NCERT, जिसमें कॉन्सेप्ट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसके साथ ही आप अपना सजेशन भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं फिर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। चैप्टर नंबर 2 1 और 2 हम लोगों ने कर लिया था, आज करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो इसमें क्या है ना कि वो पूरे बुक को पढ़ करके और बहुत मेहनत से और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको यहाँ पे नोट करके ये बनाया गया है। ठीक है, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ज़्यादा देर तो का वीडियो नहीं होता है, उससे 25 से 30 मिनट का वीडियो होता है, तो फिर आप लोग इसको पूरा देख सकते हैं। ज़रूर ही वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को ज़रूर ही कुछ फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चैप्टर 3 में हम लोग करेंगे ब्रिटिश शासन का उदय और विस्तार। ठीक है, ये है ब्रिटिश शासन का उदय और विस्तार। इस चैप्टर में हम लोग ये चीज़ देखने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश शासन, जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पे जो भी यूरोपियन जो आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन वो आकर के यहाँ पे शासन कैसे करने लग गए और वो शासन करने की जो पहली उन लोगों की कड़ी थी और किस तरीके से यहाँ पे अपना आधिपत्य धीरे धीरे जमाते चले गए और भारत को एक उपनिवेशवाद के रूप में खड़ा कर दिया, उन सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, और उसका जो धीरे धीरे कैसे ये उदय हुआ और उदय के साथ साथ ये लोग कैसे इसका विस्तार करते हैं, किस तरीके से वो लोग विस्तार करके जो 1947 तक, अगर ऐसे देखा जाए तो 1961 तक जो गोवा पे पुर्तगालियों के द्वारा शासन रहा। ठीक है, तो 1947 तक और 1961 तक ये कैसे पूरे भारत को अपना साम्राज्यवाद के का हिस्सा बनाते हैं और इस भारत पे शासन करते हैं, तो उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि वास्को डी गामा जो है वो भारत मतलब पहुंचने के लिए क्या करता है कि समुद्री मार्ग का वो खोज करता है। और कब खोज करता है तो 1498 ईस्वी में वो खोज करता है। उसके बाद से जो व्यापार करने के लिए जो आते हैं तो उनमें से प्रमुख ये हैं कि पुर्तगाल थे, हॉलैंड थे, इंग्लैंड थे, फ्रांस थे तथा डेनमार्क थे और व्यापारी कंपनी के रूप में ये लोग आए थे। तो ये लोग प्रमुख कंपनी थे। ठीक है, व्यापार केंद्रों को क्या कहा जाता था, जहाँ पे वो व्यापार करते थे वहाँ का एक सेंटर होता था, केंद्र होता था, उसको फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, फैक्ट्री कहा जाता था। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, तो फैक्ट्री जो फैक्टर्स से बना है, फैक्टर्स FACTORS। ठीक है, फैक्टर्स। और फैक्टर्स का मतलब ये होता है कंपनी के अफसर जो काम करते हैं कंपनी में, उन अफसरों को फैक्टर्स के रूप में जानते हैं और उसी को हम लोग फैक्ट्री के नाम पे मतलब कहा जाता था। किसको? तो जो व्यापारी जो केंद्र था उसको कहा जाता था। यहाँ पे जैसे देखा जाए तो एक और पॉइंट है कि बारूद बनाने के लिए सोरा का इस्तेमाल किया जाता था। और ये सोरा कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता था, तो ये अपना जो बिहार है, बिहार में जो मुंगेर साइड जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट है ना, उधर वहाँ पे सोरा का उत्पादन किया जाता था। ठीक है, तो सोरा जो होता है वो उसको बारूद बनाने के काम में आता है। आगे देखेंगे हम लोग कि फ्रांसीसियों का जो प्रधान कार्यालय जो था, वो फ्रांसीसी यहाँ पे अपना एक हेड ऑफिस बनाए थे और ये बनाए थे भारत के दक्षिण पूर्वी तट पे। ठीक है, अगर इंडिया हो गया, ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी तट ये हो गया आपका साउथ और ये हो गया आपका ईस्ट। तो यहाँ पे ये लोग बनाए थे क्या चीज़, ये मतलब इन लोगों का प्रधान कार्यालय था। ठीक है, और जिस जगह का नाम था पांडिचेरी। ठीक है, फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वी तट पे पांडिचेरी में था। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र जो था, फ्रांसीसियों का तो पांडिचेरी में था दक्षिण पूर्वी तट पे, और अंग्रेजों का अगर प्रमुख केंद्र देखा जाए तो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, जो मद्रास में था। ठीक है, मद्रास मद्रास का आप लोग बता सकते हैं आधुनिक नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। फिर फोर्ट विलियम, एक फोर्ट विलियम शब्द आता है, ये फोर्ट विलियम जो था इसका मतलब ये होता था कि किलाबंद चौकी।
ठीक है। ये एक ऐसी चौकी थी जो किलाबंद था, ठीक है, और ये कलकत्ता में सबसे पहले यहाँ पे ही किलाबंदी चौकी का ये लोग निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कि वो कैसे फोर्ट विलियम जो किलाबंदी जब शुरू होता है तो कैसे वो लोग यहाँ के जो स्थानीय शासक थे वो अंग्रेज़ों से लोहा लेते हैं, फिर आगे उसमें वो चीज़ देखने को मिलेगा। जगत सेठ जो था वो परिवार, जगत सेठ का जो परिवार था वो बंगाल के नवाबों के महाजन थे। जो भी बंगाल के जो नवाब थे वो उनके महाजन कौन थे, तो जगत सेठ थे। फिर क्या होता है कि कर्नाटक का युद्ध हो जाता है। कर्नाटक का युद्ध के बारे में जो 1740 से 1748 ईस्वी तक ये चलता है। क्या कारण था कर्नाटक के युद्ध का, तो कर्नाटक के युद्ध का ये कारण था कि ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के मतलब रूप में यूरोप में एक युद्ध चल रहा था, ऑस्ट्रिया जो है उसके उत्तराधिकार के लिए। तो यहाँ भारत में भी अंग्रेज रहते थे और फ्रांसीसी रहते थे, तो दोनों के बीच में पहली संघर्ष यहाँ पे कर्नाटक में होती है। और कर्नाटक जो है वो मुगल साम्राज्य का एक सूबा था, और कर्नाटक जो है वो अर्काट, ठीक है, जो राजधानी थी, कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी, और मद्रास और पांडिचेरी के बीच में एक अर्काट शहर है, और वो जो था वो राजधानी थी किसकी, कर्नाटक की। 1740-48 के बीच यूरोप में एक युद्ध चलता है जिसे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी और अंग्रेज जो थे वो एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, परस्पर विरोधी थे, और इसका कारण ये था कि यूरोप में भी वॉर चल रहा था, किससे, तो फ्रांसीसी से और अंग्रेज से। इसी वजह से एक दूसरे के ये कट्टर विरोधी थे। डुप्ले जो था वो जो फ्रांसीसी गवर्नर था, पांडिचेरी में फ्रांसीसी कंपनी का ये प्रमुख अधिकारी था डुप्ले, ठीक है। और आगे देखेंगे कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक युद्ध हुआ यूरोप में। तो फ्रांसीसियों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज को क्या किया कि यहाँ पे लूट लिया। फ्रांसीसी स्ट्रॉन्ग थे स्टार्टिंग में, तो इन्होंने क्या किया कि जैसे ही युद्ध होता है यूरोप में तो ये लोग क्या करते हैं कि फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था उसको क्या करते हैं, ये लोग लूट लेते हैं। 1748 में यूरोप में शांति समझौता होता है। तब फ्रांसीसियों ने क्या अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया। और ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है ये कहाँ पड़ता है, ये मद्रास में ही पड़ता है। फिर इनको मद्रास को वापस कर दिया, कौन, फ्रांसीसियों ने कर दिया। और 1748 में जो युद्ध की मतलब समाप्ति होती है, ठीक है, तो इसी वजह से वो मद्रास को वापस कर देते हैं। फ्रांसीसियों के विरुद्ध हुई लड़ाई में कर्नाटक का नवाब मारा गया। कर्नाटक का इसमें नवाब, देखिए लड़ कौन रहे हैं यहाँ पे लड़ रहे हैं फ्रांसीसी और अंग्रेज, और मारा कौन जाएगा, तो कर्नाटक का नवाब मारा जाता है। और निजाम की भी मृत्यु उसी दौरान हो जाती है। फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया, और फ्रांसीसियों ने चांद साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया, जबकि अंग्रेज जो थे वो मोहम्मद अली को बनाना चाहते थे। मोहम्मद अली भी था, लेकिन फ्रांसीसियों ने क्या किया कि चांद साहब को बना दिया। तो फिर उसके बाद से क्लाइव को कौन भेजते हैं, अंग्रेज भेजते हैं, अर्काट में भेजते हैं, छोटी सेना के साथ भेजते हैं, जिसमें क्या होता है कि फ्रांसीसी हार जाते हैं और चांद साहब का सिर काट लिया जाता है, ठीक है। और डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है, कहाँ पे, फ्रांस में बुला लिया जाता है। और निजाम जो थे वो मोहम्मद अली को नवाब मान लिया, ठीक है। हारने पर भी हैदराबाद में फ्रांसीसियों का प्रभाव बरकरार रहा। फ्रांसीसी यहाँ भी हार जाते हैं लेकिन इनका प्रभाव बरकरार रहता है। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष का अंतिम दौर जो होता है वो 1756 ईस्वी में तब चलता है जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट होता है, ठीक है, जो 1763 तक चलेगा। फ्रांसीसी की हार जो होती है कर्नाटक में होती है। सारे उपनिवेश, जो भारतीय उपनिवेश जो थे, फ्रांसीसी ने आधिपत्य जमाया था, उसको क्या करता है, वो लोग हाथ से निकल जाते हैं, यानी कि अंग्रेज उस पर अधिकार कर लेते हैं। 1763 में यूरोप में युद्ध समाप्त होता है। 7 वर्ष के बाद 1756 से 1763 7 वर्ष हुआ, और इसी को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। बाद में क्या होता है, उपनिवेश तो मिला लेकिन राजनीतिक सत्ता समाप्त हो गई भारत में। उपनिवेश क्या कहता है, यूरोप में युद्ध जैसे ही समाप्त होता है उपनिवेश इसको वापस लौटा दिया जाता है फ्रांसीसियों को, लेकिन इन लोगों की राजनीतिक सत्ता जो है वो भारत में समाप्त हो जाएगी। 1740 में क्या किया जाता है कि अलीवर्दी खान को बंगाल का क्या बनाया जाता है, वो बंगाल का नवाब बनता है। कौन, अलीवर्दी खान। मुर्शिद कुली खान के बाद में ये अलीवर्दी खान बनता है, बंगाल का नवाब बनता है। उसके बाद से सिराजुद्दौला बनता है। ये था अलीवर्दी खान का तरुण नाती था। तरुण का मतलब होता है छोटा, मतलब शिशु था, ठीक है। तो ये अलीवर्दी खान का ये नाती था, ठीक है, यानी कि अलीवर्दी खान की बेटी का बेटा था, ठीक है। तो ये सिराजुद्दौला,
ये सिराजुद्दौला नवाब बनता है और फिर ये क्या करता है 1756 में कलकत्ता पर कब्जा कर लेता है और सैनिकों द्वारा सिराजुद्दौला मतलब सैनिकों के द्वारा ये सिराजुद्दौला क्या करता है कलकत्ता पर कब्जा करता है। फिर उसके बाद से रॉबर्ट क्लाइव आते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी मतलब ब्रिटेन की जो सत्ता को स्ट्रॉन्ग करने में अगर सबसे ज़्यादा किसी का योगदान रहता है तो रॉबर्ट क्लाइव जैसे जो भी वो अधिकारी थे अंग्रेज़ों के उनका, फिर से वारेन हेस्टिंग्स और डलहौजी, इन लोगों का जो कार्यकाल था ना, इन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं भारत में अपनी मतलब प्रभुत्ता को स्थापित किया था। एक और नाम आता है यहाँ पे मीर जाफ़र। ये कौन था? नवाब का सेनापति था। ये नवाब का सेनापति था जो प्लासी के युद्ध के बाद जो 23 जून 1757 को होता है प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के दो अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच होता है। ठीक है, तो ये मीर जाफ़र नवाब बनता है। ये नवाब का सेनापति था और ये प्लासी के युद्ध के बाद ये नवाब बनता है। कौन से नवाब का सेनापति था? तो ये सिराजुद्दौला का था। प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को होता है, अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच होता है। फिर क्या होता है कि मीर जाफ़र को जगत सेठ ने भी समर्थन किया था और मीर जाफ़र जो था, ये मीर जाफ़र को क्या होता है कि जगत सेठ जैसे जो भी महाजन जो थे नवाबों के, जो उन लोगों को वो फाइनेंस करते थे, उनका सपोर्ट कौन? नहीं, जगत सेठ भी मीर जाफ़र का सपोर्ट करता है। और क्लाइव तथा कंपनी के अन्य अफसर भी इसको मतलब क्या करते हैं, मीर जाफ़र को सपोर्ट करते हैं। चूँकि मीर जाफ़र को बनाने का रीज़न ये होता है कि कहीं ना कहीं मीर जाफ़र बनेगा तो मीर जाफ़र क्या था, वो अंग्रेज़ों का कठपुतली था और उसके बाद से फिर जगत सेठ का भी कठपुतली था। जैसे ये लोग बोलेंगे वैसे ये काम अंग्रेज़ों के लिए करेगा। और इसी लड़ाई के साथ भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की शुरुआत हो जाती है। मतलब कि अब ये अंग्रेज़ों के हाथ का अगर कोई शासक बन जाए तो अंग्रेज़ ही इसकी हेल्प कर रहे हैं, मतलब सत्ता को मतलब उसको बनाने के लिए, शासक बनाने के लिए अंग्रेज़ हेल्प करते हैं। और ये मीर जाफ़र जैसे ही बनता है, प्लासी की जो लड़ाई में क्या होता है कि अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के बीच होता है, तो अंग्रेज़ जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला को मतलब षड्यंत्र के द्वारा मार दिया जाता है। ठीक है, जिसमें आगे आप लोग देखिएगा कि उसमें कुछ लोग ऐसे षड्यंत्र जो थे इनके साथ, जैसे मीर जाफ़र ही क्या करता है, इसका मुख्य सेनापति था और मीर जाफ़र ही क्या करता है कि इनके साथ धोखा कर देता है, षड्यंत्र रच देता है। तो सिराजुद्दौला वहाँ पे सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। उसके बाद से फिर मीर जाफ़र चूँकि आदमी किसका था, अंग्रेज़ों का था, तो अंग्रेज़ चाहते थे कि अपना आदमी यहाँ पे शासक बने, ताकि वो लोग ट्रेड करते थे यहाँ पे, तो अपने तरीके से ट्रेड करेंगे और ट्रेड के साथ साथ अपनी कहीं ना कहीं सत्ता की स्थापना भी ये लोग अंग्रेज करेंगे। तो यही प्लासी के युद्ध जो था एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। प्लासी के युद्ध के बाद से ब्रिटिश सत्ता की स्थापना भारत में शुरुआत हो जाती है और ये मीर जाफ़र कठपुतली बन जाता है अंग्रेज़ों का। मीर जाफ़र को फिर क्या होता है कि मीर जाफ़र को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है। मीर जाफ़र थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मतलब जो टैक्स हो, जो चोरी होता था, उस पर रोक लगाने की कोशिश करता है। तो फिर क्या होता है कि अंग्रेज़ क्या करते हैं, उसको मीर जाफ़र को हटा देते हैं और उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। मीर कासिम जो था वो बंगाल का आखिरी नवाब था जो स्वतंत्र होने की कोशिश करता है। यही मीर कासिम था जो अपनी जो राजधानी मुर्शिदाबाद जो थी ना, मुर्शिदाबाद जो बंगाल की राजधानी थी, वहाँ से हटा करके मुंगेर लेकर के आता है। मुंगेर बोले मतलब ये अपने बिहार में लेकर के आता है और यही मीर कासिम है मुंगेर में, वहाँ पे देसी कट्टा जैसे कि मतलब देसी बंदूक बनाने का कारखाना बैठाता है। फिर उसके बाद से बम बारूद गोला भी बनवाने का कारखाना बैठाता है, चूँकि सोरा वहाँ पे अधिक मात्रा में होता है इस वजह से भी। और मीर कासिम ऐसा चाहता था कि अंग्रेज़ जो है वो मेरे ऊपर ना हावी हो, और अंग्रेज़ों से बचने के लिए इसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर करता। ये कौन था? ये मीर कासिम। और ये मीर कासिम कौन था? ये जो था ये दामाद था किसका? मीर जाफ़र का। लेकिन क्या होता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा मीर जाफ़र को जब बनाया जाता है तो ये उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, तो फिर इसको हटा करके सोचता है ये लोग कि मीर कासिम को बना दिया जाए। लेकिन मीर कासिम उनकी जो मंशा थी उस पर वो खरा नहीं उतरता है और फिर क्या होता है कि ये कोशिश करता है कि स्वतंत्र शासक हम रहें और बंगाल जो है वो बंगाल भी स्वतंत्र रहे, किसी का आधिपत्य ना हो, अपनी मर्जी से निर्णय ले सके। ठीक है, तो इसी वजह से मतलब ये आखिरी नवाब जो था जो स्वतंत्र होने की कोशिश किया। 1763 में लड़ाई में नवाब की सेना तो हार जाती है और उसके बाद से फिर क्या होता है, नवाब को बंगाल और बिहार से खदेड़ दिया जाता है। मीर जाफ़र जो है ये भाग करके अवध के नवाब सुजाऊ दौला के यहाँ शरण लेता है। सफदर जंग जो था ना, उसके बाद ये सुजाऊ दौला
वहाँ मतलब उस अवध का नवाब बनता है और मीर जाफ़र को खदेड़ा जाता है ना, तो मीर जाफ़र भाग करके जाता है नवाब शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे उनके यहाँ शरण लेता है। शाह आलम भी अवध के नवाब के यहाँ शरण लिए थे, ये मुग़ल बादशाह थे। वहीं शाह आलम द्वितीय जो था वो मुग़ल बादशाह जो अयोग्य शासक के रूप में इन लोगों को गिनती होता है। जो भी मतलब परवर्ती मुग़ल शासक थे औरंगजेब के बाद, वो सभी लोग कौन थे? ये सभी लोग अयोग्य शासक थे। इन लोगों में उतना पोटेंशियल ही नहीं था, उतना एनर्जी ही नहीं था कि ये लोग सामना कर सके, कोई डिसीजन ले सके। इन लोगों को तो भोग विलास में इतने ये लोग लिप्त रहते थे कि ये लोग मतलब ये चीज़ इन लोगों को पता नहीं चलता कि राज्य में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो अंग्रेज तो अपना वो तो आधिपत्य जमा करेंगे ही। उसके बाद से शाह आलम के यहाँ ये अवध के नवाब और मीर जाफ़र दोनों जाकर के शरण लेते हैं। शाह आलम के पिता जो आलमगीर द्वितीय जो था, उसके मृत्यु के बाद वजीर ने दिल्ली में घुसने नहीं दिया। वहाँ का जो वजीर था उसको शाह आलम, जैसे शाह आलम के पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु होती है तो उसको दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाता है कि नहीं आप यहाँ पे नहीं आ सकते। इसलिए ये लोग शरण लेते हैं कहाँ पे? नवाब अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास में। फिर क्या होता है कि 22 अक्टूबर 1764 का दिन है और ये है बक्सर। ये पश्चिम बिहार में पड़ता है बक्सर। आप लोग बिहार के मैप में देख सकते हैं, बक्सर एक जगह है। वहाँ पे ये 22 अक्टूबर 1764 का दिन था और यहाँ पे क्या होता है कि अवध के नवाब जो थे, अवध के नवाब कौन? शुजाउद्दौला और दो शरणार्थी शाह आलम द्वितीय और मीर जाफ़र, ये दोनों लोग मिल करके क्या करते हैं? अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध स्टार्ट करते हैं। ये हो गए टोटल 3 लोग, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इन लोगों की हार हो जाती है, लोग हार जाते हैं। और यहाँ से क्या होता है ना, इतिहास, भारत के इतिहास में एक भारी मोड़ आता है। मतलब इसी को टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। एक 1757 था और उस 1764 के बाद से स्पष्ट रूप से क्या होता है कि अंग्रेज पूरे तरीके से भारत पे कब्जा कर लेते हैं। 1765 में शुजाउद्दौला और शाह आलम जो द्वितीय था ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ ये क्या होता है? समझौता होता है, इलाहाबाद की संधि होती है और उसमें उस समय कंपनी का गवर्नर कौन बन जाता है? बन गया था ये रॉबर्ट क्लाइव बन गया था। रॉबर्ट क्लाइव वहीं जो अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ा एक हीरो, जिसको नायक बोला जाता था, वो नायक की तरह ही था। ये समझौते के बाद अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। पहले क्या था? दीवानी का मतलब ये होता है कि मतलब जो भी लैंड से रेवेन्यू जनरेट होगा वो सब पे हक किसका होगा? तो वो हक होगा किसको? ये क्या करेंगे कि ये अंग्रेज करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। वो टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा, वो लोग वहाँ पे चार्ज लगाएंगे, मतलब ज़मीन पे चार्ज लगाएंगे या फिर फसल पे चार्ज लगाएंगे, रॉ मटेरियल पे चार्ज लगाएंगे। सारा चीज़ ये क्या कर लेंगे? दीवानी राइट्स ले लेते हैं। ये इलाहाबाद की संधि के बाद, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, 1765 में। उसके बाद से फिर कौन कौन सी जगह पे? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। देखा जाए तो अवध, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जो क्षेत्र था ना, गंगा के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है और कहीं ना कहीं यहाँ की ज़मीन उपजाऊ होती थी और ज़्यादातर यहाँ पे फसल बहुत ही मात्रा में होता था। इसी वजह से मतलब यहाँ पे ही अंग्रेज़ों ने वो अपना आधिपत्य जमाना चाहा और इसकी दीवानी राइट ये लोग ले लेते हैं। अवध के नवाब ने इलाहाबाद के कोरा या कड़ा में मुग़ल बादशाह को दिया। अवध के नवाब ने क्या किया कि इलाहाबाद के कड़ा को जो मुग़ल बादशाह को दे दिया। मुग़ल बादशाह कौन? वही शाह आलम द्वितीय को, ठीक है। आरंभ में अंग्रेज़ों का प्रभाव कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के आसपास समुद्री तट के क्षेत्रों तक, तटवर्ती क्षेत्रों तक रहा। मतलब अंग्रेज़ों का प्रभाव कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के आसपास समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों तक रहा है। 1765 तक अंग्रेज जो थे वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के वास्तविक शासक बन गए। 1765 तक ये वास्तविक शासक रहेंगे और ये लोग नाम मात्र के थे। दोहरी सरकार, अब यहीं पे ड्यूअल गवर्नमेंट की बात चलती है, जिसको दोहरी सरकार, द्वैध शासन, और इसका अंग्रेजी होता है ड्यूअल गवर्नमेंट, ठीक है। और इसको बोलते हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन इसका मतलब क्या होता है? ये 1765 से 1772 तक ये चलता है। इसमें क्या होगा कि सेना और राजस्व वसूली जो है वो क्या कौन करेगा? वो अंग्रेज करेंगे। सेना और राजस्व वसूली जो है अंग्रेज करेंगे और प्रशासन जो है वो नवाब, प्रशासन की जिम्मेदारी नवाब की होगी। देखिए, कहा जाता है कि किसी भी देश पे अगर हमला करना हो ना, तो उसकी सेना और उसकी आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक इकोनॉमी पे, अगर इन दो चीज़ों पे अगर वहाँ पे मतलब उसको अपने अंडर में कर लिया जाता है तो वो देश बहुत जल्दी ही गुलाम बन जाता है। कहीं ना कहीं अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो चाइना जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे श्रीलंका का भी मैटर हुआ था ना, श्रीलंका हो गया या फिर
जो भी छोटे छोटे अफ्रीकी देश भी हैं वहाँ भी चाइना अपना वो चीज़ प्रभाव जमाने की कोशिश करता है कहीं ना कहीं, यानी कि उसको डेप्ट देता है, कर्ज देता है, कर्ज देगा और इतना कर्ज दे देगा कि बाद में वो सामने वाला चुका नहीं पाएगा। तो इकोनॉमी स्थिति पे तो कहीं ना कहीं ये तो पूरा तरीके से वार कर ही दिए। उसके साथ साथ अगर सेना को अपने कब्जे में ले लिया जाए तो वो देश बहुत जल्दी ही गुलाम हो जाता है। तो यही दोहरी सरकार, ड्यूअल गवर्नमेंट वहीं बंगाल में लागू होता है। 1765 से 1772 तक चलता है। तो ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि सेना और राजस्व वसूली। राजस्व वसूली मतलब कि जो भी टैक्स आएगा ज़मीन से या फिर किसी भी चीज़ से, व्यापार से, रेवेन्यू जो भी होगा, और सेना, ये दोनों कौन देखेंगे? अंग्रेज देखेंगे। और प्रशासन जो है, यानी कि आप प्रशासन में मतलब ये हो गया लोकल प्रशासन, जैसे लोगों के साथ कोई अगर मिसबिहेव हुआ या फिर झगड़ा हुआ, इन सब चीज़ों को कौन देखेगा? ये नवाब देखेंगे। मतलब नवाब की वैल्यू यहाँ पे नील बट्टे सन्नाटा हो जाता है। फिर क्या होता है कि अब बाकी ड्यूअल गवर्नमेंट 1765 से 1772 ईस्वी तक चलता है। 1770 में यही इतना ये लोग अंग्रेज लूटते हैं भारत को कि बाद में क्या होता है कि 1770 में एक बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ जाता है। ऐसे तो कहा जाता है कि अकाल जो होता है वो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये लोग इतना रेवेन्यू को लेते हैं, इतना टैक्स लेते हैं कि बाद में वहाँ पे अकाल पड़ने की स्थिति हो जाती है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो 1769 ईस्वी में हैदर अली तथा अंग्रेज़ों के बीच में होता है। हैदर अली इसमें जीत जाता है और शांति का समझौता भी उसके साथ होता है। अंग्रेज़ों की एक बहुत ही मतलब वो जो नीति थी, ये लोग क्या करते थे कि जब भी इन लोगों की हारने की बारी आती थी, ये लोग फटाक से समझौता कर लेते थे। तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो पहला हुआ वो 1767 से 69 के बीच में चला था, लेकिन इसमें हैदर अली की यहाँ पे ये हैदर अली जीत जाता है और अंग्रेज इसमें हार जाते हैं। और जैसे अंग्रेज हारते हैं तो फिर क्या होता है, शांति का समझौता हो जाता है। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनता है। उसके बाद से 1773 में उसने भारत में ब्रिटिश प्रदेशों का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और 1772 में क्या होता है, ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब जो भी द्वैध शासन था, इसको ख़त्म कौन करता है? ये वही करता है। ख़त्म करने का काम कौन करता है? वारेन हेस्टिंग्स करता है। और बंगाल पे ये क्या करता है? सीधा शासन कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1772 में ही कलकत्ता जो कंपनी का प्रमुख केंद्र था, बंगाल की वास्तविक राजधानी बनती है। उसके बाद से 1775 से लेकर के 1782 तक, मतलब 82 ईस्वी तक अंग्रेज मराठों से लड़ते आते हैं। फिर क्या होता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा अंग्रेज मराठा युद्ध हो जाता है 1775 से 1782। इसका टाइम पीरियड है प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध। इसके बाद से क्या होता है, कारण क्या था? तो अंग्रेज़ों ने पेशवा पद के लिए माधवराव द्वितीय के विरुद्ध राघवा के दावे का समर्थन करते हैं ये लोग, कि राघवा को, जो रघुनाथ राव जिसको राघवा के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं कि इसका समर्थन करते हैं कि माधवराव द्वितीय को पेशवा नहीं बनाया जाए, उसके बदले ये रघुनाथ राव यानी कि राघवा को बनाया जाए। इस वजह से क्या होता है कि अंग्रेज़ों और मराठों के बीच एक युद्ध हो जाता है जो चलता है 1772 से 1782 ईस्वी तक चलता है। मराठा सरदार किशोर पेशवा और मराठा जो थे वो नाना फडणवीस के समर्थक थे। युद्ध क्या होता है कि अनिर्णित रहता है, इसमें पता ही नहीं चलता है कौन जीतता है कौन हारा। 1782 में समाप्त होता है। हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान के बीच 30 वर्षों तक हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान के बीच 30 वर्षों तक शत्रुता चलती है। किससे? अंग्रेज़ों से चलती है। ये लगातार ये दो ऐसे शासक थे, कहा जाता है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान, अगर इनका समर्थन आसपास के जो स्थानीय शासक अगर दिए रहते तो अंग्रेज़ों का उसी समय सूफड़ा साफ हो गया होता, उसी समय अंग्रेज भारत छोड़ करके बाहर चले गए होते। लेकिन हुआ क्या कि स्थानीय शासक अपनी स्वार्थ के लिए ये लोग उसका साथ नहीं देते थे। एक तरफ निजाम थे, एक तरफ मराठा थे। फिर आगे आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे एक तरफ से एक बार प्रथम युद्ध में साथ देते हैं अंग्रेज़ों का, फिर क्या होता है कि द्वितीय युद्ध में जो कर्नाटक मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें द्वितीय युद्ध में साथ देते हैं, वो किसका साथ देने आते हैं? टीपू सुल्तान का। लेकिन फिर हो जाते हैं अंग्रेज़ों की तरफ से, फिर अंग्रेज़ों की तरफ से ही तृतीय युद्ध में रहते हैं। तो इस तरीके से ये लोग साथ नहीं दिए। यूरोप के साथ व्यापार के लिए माहे मैसूर का एक बंदरगाह था। माहे एक जगह है, वो मैसूर का एक बंदरगाह था। हैदर अली ने 1780 में अंग्रेज़ों पर हमला किया और फ्रांसीसियों के सहयोग से ये हैदर अली मतलब वो क्या करता है 1780 में हमला करता है।
1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो 1780 से 84 के बीच चलती है और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो टीपू सुल्तान वहाँ का शासक बनता है और फिर वो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को आगे बढ़ाता है और पहला 1769 में हुआ था। इस प्रकार 1765 से 1785 ईस्वी तक अंग्रेज भारत में अपने क्षेत्रों का विस्तार नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग थे हैदर अली और उस टीपू सुल्तान। उसके बाद से कुछ मराठाओं की भी भूमिका थी। इस वजह से अब ये लोग क्या करते थे कि केवल युद्ध में ही उलझे रह गए और 1765 से 1785 तक पिछले 20 वर्षों में इन लोग भारत में अपने क्षेत्रों का विस्तार कर पाए। ये लोग विस्तार ही नहीं कर पाए। फिर एक कॉन्सेप्ट ये आता है 1785 में ये लोग कॉन्सेप्ट लाते हैं हस्तक्षेप न करने की नीति। ये लोग बहुत ही चालाक थे। चालाक इस सेंस में थे कि अब देखे कि हम लोग तो जीत नहीं पा रहे हैं, तो बोले कि भाई हम लोग आपके क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको जैसे मर्जी है वैसे आप लोग अपना राज्य चलाइए, हम लोग बस यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आए हैं, व्यापार करेंगे। फिर क्या होता है कि हस्तक्षेप न करने की नीति 1785 से 1797 तक ये लोग चलाते हैं। ऐसे बोलने के लिए है कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन ये हस्तक्षेप करेंगे। रुहेलों ने मुगल बादशाह शाह आलम पर हमला करके उसे अंधा बना दिया था। रुहेल कौन थे? वहीं जो अफ़गान जो पश्चिमोत्तर जो प्रांत था अफ़गान के पास में, वहीं पे जो बस गए थे अफ़गानी, हिंदुकुश जो पर्वत है ना उसी के पास में, तो वह उसी को रुहेल जो बसे हुए थे, जो वहाँ की स्पीसीज जो थी उसको रुहेल के नाम से जानते हैं। वहीं रुहेलखंड भी जो जगह बना उसको रुहेलखंड के नाम से जानते हैं। वारेन हेस्टिंग्स का उत्तराधिकारी कर्नावालिस तथा कर्नावालिस का उत्तराधिकारी जॉन शोर बना। ठीक है, ये कर्नावालिस बनता है वारेन हेस्टिंग्स के बाद 1772 के बाद, और उसके बाद से फिर कर्नावालिस के बाद यही कर्नावालिस कोड लेकर के आएगा। कर्नावालिस कोड में मतलब जैसे कि विधि विधान जो भी है उसको वहाँ पे शामिल किया जाएगा। और फिर कर्नावालिस के बाद उसका उत्तराधिकारी जॉन शोर बनेगा, जो यहाँ पे मतलब जैसे खेतों पे जैसे कि मतलब ये क्या करेगा कि रेवेन्यू जनरेट जो भी भूमि थी उस पर ये क्या करेगा, टैक्स बनाने का बहुत सारी नीतियों का निर्माण करेगा। 1798 से 1809 तक ब्रिटिश राज का विस्तार कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ब्रिटिश विस्तार ये होता है कि 1798 में बेलेजली जो था वो क्या बना, इसको बंगाल का शेर भी कहा जाता है बेलेजली को, ये गवर्नर जनरल बनता है। और वेलेजली जो फ्रांस की क्रांति 1789 जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, उसका उद्देश्य था, एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे पॉइंट है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अगर ये पूछा जाए आप लोगों से एग्जाम में कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लेकर के आया गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तो हमारे संविधान के प्रस्तावना में भी अंकित है। तो ये जो लिया गया है वो फ्रांस की क्रांति से इसको लिया गया है। ठीक है, 1792 ईस्वी से ब्रिटेन और क्रांतिकारी फ्रांस के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वेलेजली ने एक भारतीय शासक को दूसरे के विरुद्ध सैनिक सहायता दे करके अपना प्रभाव बढ़ाने की वारेन हेस्टिंग्स की पुरानी जो नीति थी उसको अपनाया। ठीक है, मतलब भारतीय शासक जो थे अगर वो लोग एक मिल करके रहना भी चाहते थे तो ये क्या करता था कि अपना सैनिक भाई हम तुमको दे रहे हैं, तुम बगल वाले राज्य पे आक्रमण करो। ये नीति जो था वारेन हेस्टिंग्स का था। इस नीति को इसने भी जारी रखा। कौन? वेलेजली। ठीक है, तो ये भी राज्य विस्तार में बहुत, अंग्रेजों का राज्य विस्तार में ये भी बहुत योगदान दिया। वेलेजली ने एक भारतीय शासक के भी वही है। ठीक है, और आमतौर पे भारतीय शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज अफसर रखना पड़ता था। उस ब्रिटिश अफसर को रेजिडेंट कहा जाता था। भारतीय शासक जो भी थे उनको एक ये अनिवार्य कर दिया गया था कि अंग्रेजों का एक रेजिडेंट रहेगा, मतलब कि आप अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से एक रेजिडेंट रहेगा। और वो रेजिडेंट रहेगा वो ब्रिटिश अफसर रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे? शासक के दरबार में रहेंगे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक निजाम था और दूसरा शासक अवध का नवाब बना। यानी कि पहला जो 1798 में हुआ था वो हैदराबाद की मतलब हुआ था, फिर अवध बना। ठीक है, 1799 में टीपू सुल्तान से अंग्रेज़ों की लड़ाई होती है, जो लास्ट वॉर होता है ना, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान के द्वारा होती है। पेशवा पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए 1801 से 1802 में होलकर और सिंधिया के बीच लड़ाई हो जाती है। तरुण पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों से संरक्षण मांगा। वसई में 1803 में अंग्रेज़ों के साथ उसने संधि की। पेशवा की जो राजधानी थी वो पुणे थी। पेशवा क्या है? पेशवा को एक तरह से प्रधानमंत्री बोला जाता था। जो भी मराठे थे ना, मराठों का जो पूरा काम लगभग पेशवा ही करते थे। अंग्रेज़ों ने सिंधिया के नियंत्रण से दिल्ली छीन लिया और
अंधा बादशाह जो शाह आलम उनके संरक्षण में आ गया। शाह आलम जो था उसको अंधा कर दिया गया था और उसको संरक्षण में कर लिया गया। फिर देखते हैं कि 1809 से 1848 ईस्वी तक कैसे ब्रिटिश राज्य का विस्तार होता है। तो फ्रांस की क्रांति के समय लॉर्ड मिंटो भारत का गवर्नर जनरल बन करके ये आता है। ये मार्ले मिंटो नहीं है, ये लॉर्ड मिंटो है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति के समय 1789 के समय जावा और सुमात्रा पर डचों के अधिकार में थे। जावा और सुमात्रा जो भी द्वीप है उस पर डच अपना अधिकार कर लिए थे। अंग्रेज़ों ने उस द्वीप पर कब्जा कर लिया और उन लोगों से हटा करके ये लोग कब्जा करते हैं और बाद में ये द्वीप डचों को फिर लौटा भी दिए, लेकिन फिर दोबारा भी इस पर कब्जा कर लिया और वे सारवाक यानी कि माले प्रायद्वीप के एक भाग में भी घुस गए। मिंटो के बाद मार्क्विस हेस्टिंग्स, वारन हेस्टिंग्स से भिन्न, मतलब वारन हेस्टिंग्स नहीं, ये मार्क्विस हेस्टिंग्स है, मिंटो के बाद आता है। ये गवर्नर जनरल बनता है और नेपाल से इसने लड़ाई किया था और नेपालियों की हार हुई थी। काठमांडू में भी एक ब्रिटिश रेजिमेंट वहाँ पे रहने लगा। 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में पिंडारी लुटेरों का उदय हुआ, ठीक है। 19वीं सदी के यानी कि 1801-2 अगर बोले तो ये लोग लड़ते थे, किसके साथ में लड़ते थे? मराठों के साथ में लड़ते थे। पिंडारी एक मतलब एक तरीके से वो घूमने वाले लोग थे और ये लुटेरा इनको बोला गया है। हालांकि ये लोग जो थे ना, जैसे कि अगर आप लोगों ने एक मूवी आई थी सलमान खान की वीर, उसमें जो मतलब सलमान खान की जो फैमिली जो रह रही है वो पिंडारियों को ही दर्शाया गया है, ठीक है। तो किस तरीके से अंग्रेज़ों से लड़ते हैं, तो 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों का ये उदय होता है और पिंडारियों के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई के बाद ही 3 आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1817 में बदल गई, ठीक है। और पिंडारियों की इसमें हार हुई तथा मराठे जो है वो बुरी तरीके से हारे। मराठे जो थे वो क्या होता था कि मराठों का जो साथ देने वाले जो लोग थे वो पिंडारी ही थे। पेशवा को पेंशन दे करके उत्तर भारत में निर्वासित कर दिया गया। पेशवा के मृत्यु के बाद उसका बेटा जो नाना साहब जो था वो पेशवा विशेषाधिकार हासिल करने का प्रयास करता रहा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1824 से 1826 ईस्वी तक अंग्रेज़ों ने वर्मी साम्राज्य के खिलाफ ये फिर लड़ाई करते हैं। वर्मी साम्राज्य वही बर्मा, जो म्यांमार का जो क्षेत्र है वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, लड़ाई स्टार्ट करते हैं। अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान के शासक जो था वो दोस्त मोहम्मद को हटाने के लिए सेना भेजे, मगर बुरी तरह अंग्रेज़ हारे। दोस्त मोहम्मद का वंशज 1929 ईस्वी तक सत्ता में बने रहे। ये कहा जा सकता है कि अफ़गान एक ऐसे मतलब वो शासक थे, अफ़गानी जो भी थे वो उस पर अंग्रेज़ों ने अपना बहुत सारा प्रभाव जमाया कि अफ़गान को भी अपने कंट्रोल में कर लिया जाए, लेकिन अफ़गान नहीं हारे हैं, कभी नहीं हारे हैं। और देखा जाए तो अभी वर्तमान परिस्थिति में भी देखा जाए तो वहाँ पे उसका सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे अमेरिका ने अपना बेस बनाया, लेकिन आज अमेरिका भी वहाँ से बुरी तरीके से वो अपना बेस हटा करके वहाँ से भी वो चला गया। तो अफ़गानी जो थे वो कभी किसी से हारे नहीं थे। तो वहाँ का जो शासक दोस्त मोहम्मद था उसको हटाने के लिए सेना ये लोग भेजे थे, लेकिन अंग्रेज़ वहाँ पे बुरी तरीके से अंग्रेज़ हार जाते हैं और दोस्त मोहम्मद का वंशज जो है 1929 ईस्वी तक सत्ता में बना रहता है। रणजीत सिंह ने एक छोटी मिसल में 1792 में अपनी सत्ता स्थापित की। इसने 1798 में सतलज के पश्चिम के इलाकों की मिसलों को, मिसल क्या होता है, छोटा छोटा सूबा था, छोटा छोटा क्षेत्र था, उसको मिसल के नाम से जाना जाता था, को छोटे छोटे मिसलों को संगठित किया और अफ़गान शासक जमान शाह के आक्रमण को विफल कर दिया। तो बोला जा सकता है रणजीत सिंह एक ऐसे शासक थे जो अफ़गान ने जो आक्रमण किया था तो उसको इन्होंने विफल कर दिया। 1861 में इन मिसलों ने उसे पंजाब का महाराजा मान लिया था, ठीक है। और 1809 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह के साथ एक मैत्री संधि की, परंतु 1839 में महाराजा की मृत्यु के बाद स्थिति बदल गई। फिर ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना होती है 1848 से 1856 तक। अब यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है अपनी प्रभुसत्ता की स्थापना करेंगे। अंग्रेज़ों ने 1843 ईस्वी में सिंध पर कब्जा कर लिया था, सिंध प्रांत पे भी अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। रणजीत सिंह के बाद उसका बेटा दिलीप सिंह गद्दी पे बैठता है, मगर उसकी जो माँ रानी जिंदन जिसका नाम था अपने कृपा पात्र अफसरों की सहायता से राजकाज करती रही। 1845 ईस्वी में पहला अंग्रेज सिख युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों ने गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर का महाराजा बना दिया। गुलाब सिंह को पंजाब पर जिस समय अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल बनता है। उसका कार्यकाल जो था 1848 से 1856 था
और 1865 में क्या होता है, अवध के नवाब को गद्दी से हटाकर कलकत्ता में निर्वासित कर दिया गया और अवध को अपने राज्य में मिला लिया जाता है। विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में कई बार अपनाया गया। लॉर्ड डलहौजी था वो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जिसको बोला जाता है, विलय की नीति की, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा उसको अपने राज्य में, मतलब उसके राज्य का उत्तराधिकारी, अगर कोई एडॉप्टेड सन होगा तो उत्तराधिकारी नहीं होगा, इस तरीके से करके उसको क्या किया जाता है कि अब मतलब मिला लिया जाता है। विलय की नीति के राज्यों में शामिल राज्य जिनका विलय किया गया, झांसी, नागपुर और सतारा। झांसी, नागपुर और सतारा को विलय कर दिया गया। लगभग 1865 ईस्वी तक अंग्रेजों की भारत विजय पूर्ण हो गई और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य दृढ़ता से स्थापित हो गया। 1865 ईस्वी तक ये लोग क्या करते हैं कि अंग्रेज जो है पूरे तरीके से भारत पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट हम लोग देख लेंगे कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे जिसके बारे में मतलब ये जानना ज़रूरी है, आप लोग इसको मेंस में भी लिख सकते हैं। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री जो है इसी नाम से भारत में यूरोप की कंपनियों के व्यापार केंद्र जाने जाते थे। यह नाम अंग्रेजी शब्द के फैक्टर्स से निकला था, जिसका अर्थ होता है व्यापारिक कंपनियों के अफसरों से था। जिन स्थानों पर खरीद बिक्री के लिए फैक्टर्स रखे जाते थे उन्हें फैक्ट्री कहा जाता था। फैक्टर्स यानी कि जो व्यापार करने वाले लोग। इजारेदार क्या होते हैं? किसी इलाके के जमींदार या जागीरदार से जब कोई व्यक्ति उसके इलाकों के किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लेता था और उसके बदले में एक निश्चित रकम देने का वादा करता था, उस व्यक्ति को इजारेदार कहते थे। आमतौर पे इजारेदारों के बीच लगान वसूली का अधिकार लेने के लिए होड़ लगी रहती थी। सबसे बड़ी रकम देने वाला ही लगान वसूली का अधिकार पाता था। इजारेदार स्वयं भारी मुनाफा कमाते थे। 18वीं शताब्दी के दौरान यह व्यवस्था काफ़ी प्रचलित थी। इस व्यवस्था ने किसानों के उत्पीड़न में वृद्धि की। दीवानी क्या होता है? राजस्व वसूल करने वाला विभाग को दीवानी बोलते हैं। सहायक व्यवस्था क्या होता है? ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेस्ली द्वारा लागू की गई संधि व्यवस्था, जिसके अंतर्गत अंग्रेज भारतीय राज्यों से समझौता कर उनके मामलों में दखल देने लग गए और उन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल न करके भी उन्हें अपनी अधीनता में रखने का अंग्रेज सफल हो गए थे। इसी को सहायक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। विलय नीति क्या थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह विलय नीति चलाई गई थी। इस सिद्धांत के जरिए ब्रिटिश सरकार ने उन भारतीय शासकों के इलाकों को हड़प लिया जिनकी मृत्यु के बाद कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं रहा। इस लेक्चर में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग करेंगे ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, नीतियां और उसका प्रभाव। ये किस तरीके से प्रशासनिक ढांचा को बनाते हैं, किस तरीके से नीति बनाते हैं और उनका क्या इफेक्ट रहता है, इसको पढ़ेंगे। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।